चलिए, नमस्कार सभी शोधार्थियों के लिए, समस्त शिक्षार्थियों के लिए और अ, सभी पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए। रिसर्च की इस पूरी यात्रा में हम अगर देखते हैं, जो शोध यात्रा होती है, उस शोध यात्रा में अ, कार्यशाला, जो कि हमने जानी वर्कशॉप, विगत कक्षा से आप जान सकते हैं। और उस वीडियो में हमने आपको कार्यशाला के विषय में बताया था, जिसको वर्कशॉप बोलते हैं। उसमें हमने वर्कशॉप की परिभाषा, विशेषताएं, स्वरूप, प्रकार, सीमाएं सब बताई थी। आज के इस शोध के इस चैप्टर में आज हम आपको कॉन्फ्रेंस के विषय में बताएंगे, जिसको सम्मेलन कहा जाता है। जो सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन को हम समझ सकते हैं कि सम्मेलन किसे कहते हैं, अ, और सम्मेलन के प्रकार कितने होते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है और उसके लाभ क्या है। इन विषयों पर हमें चर्चा करनी है, उद्देश्यों को भी जानना है, समझना है। तो आइए फिर हम चलते हैं आगे। सम्मेलन। सम्मेलन में क्या है? सम्मेलन मुख्यतः व्यक्तियों, अनुसंधानकर्ताओं की एक विशेष सभा होती है, जहां औपचारिक रूप से अ, सूचनाओं का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होता है, और उससे विशिष्ट कार्य, कुछ विशेष समस्याओं का एक निश्चित समय में चिंतन किया जाता है, वाद विवाद किया जाता है और एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। वह सम्मेलन कहलाता है। दूसरी दृष्टि से अगर हम समझें, तो सम्मेलन वस्तुतः अनुसंधानकर्ताओं, विषय विशेषज्ञों का एक समूह होता है, जिसमें अनुसंधान के बारे में गहन विचार विमर्श किया जाता है। उसके उपरांत उसके समस्त पहलुओं पर और प्रकारों पर, निष्कर्षों पर भी विमर्श करने के पश्चात समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है। एक क्रम हमने समझा कि किसी विशेष विषय का निर्धारण आवश्यक है, विशेष परिचर्चा, विशेष समस्या के निदान के उद्देश्य से जो होता है, वह सम्मेलन होता है। इसके बाद हम अगर देखें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा की दृष्टि से हम देखें, तो सम्मेलन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम की एक ऐसी महत्वपूर्ण विधि है, प्रक्रिया है, और जिसमें शोधकर्ता अनुसंधान के क्षेत्र में संज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। संज्ञानात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य, इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करता है। हम इसको सरल भाषा में समझें, तो सम्मेलन किसी एक प्रकार की विषय पर व्यक्तियों की एक ऐसी सभा होती है, जिसमें एक निश्चित समय में एक साथ किसी विशिष्ट कार्य के ऊपर चिंतन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम की उच्चता प्राप्त करने के लिए एक इस सम्मेलन का सम्मेलन एक ऐसी प्रविधि है, ऐसी विधि है, जिसकी एक महत्वपूर्णता के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें शिक्षा के, उच्च शिक्षा के ज्ञानात्मक, भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति भी की जाती है। और ये एक बड़े समूह की सभा होती है। सम्मेलन एक छोटे समूह की सभा नहीं होती। सम्मेलन में बड़े समूह की एक सभा होती है, जिसके अंतर्गत तात्कालिक समस्याओं पर विचार किया जाता है। आधुनिक समय में सम्मेलन का महत्व प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त होता चला जा रहा है, और प्रत्येक क्षेत्र में सम्मेलन किए जाते हैं। जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सम्मेलन सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है, ऐसा माना जाता है। तो ये तो तय है कि सम्मेलन किसी विशेष विशिष्ट विषय पर विषय विशेषज्ञों का, अनुसंधानकर्ताओं का, जिनका संबंध
उस अनुसंधान से है, उस विधि से है, उस प्रविधि से है, उस सोच से है, उस चिंतन से है, जिसको जिस पर विचार करने के लिए, पुनर्विचार करने के लिए, पुनर्चर्या करने के लिए, पुनश्चर्या करने के लिए, पुनश्चिंतन करने के लिए, अनुचिंतन करने के लिए किया जाता है। और विशेष प्रकार की समस्याओं का निदान, हल जिससे ढूंढा जाता है, वह सम्मेलन है। अब हम देखें कि सम्मेलन के स्तर कौन कौन से हो सकते हैं, सम्मेलन कितने प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखें तो क्षेत्रीय सम्मेलन, जिसको हम अंग्रेजी में देखें तो रीजनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें क्षेत्रीय विषयों पर, क्षेत्रीय समस्याओं पर, जिसमें चिंतन किया जाता है और क्षेत्रीय विषयों को प्राथमिकता दी जाती है, वह क्षेत्रीय सम्मेलन कहलाता है। क्षेत्रीय सम्मेलन, क्षेत्रीय सम्मेलन जो होता है रीजनल, जो किसी क्षेत्र विशेष पर निर्भर करता है और क्षेत्र के लिए ही काम करता है, क्षेत्र के लिए ही काम करता है। इससे तात्पर्य यह है कि जो क्षेत्रीय समस्याएं, मान लो कोई सोशलॉजी का विद्यार्थी, समाजशास्त्र का विद्यार्थी पलायन की समस्या पर विचार कर रहा है, तो उस क्षेत्र की पलायन की समस्या हो सकती है। अब वो पलायन की समस्या का पर अध्ययन करेगा, वही उस पर कॉन्फ्रेंस होगी, वो उसमें उसके कारण, प्रभावों पर पहुंचेगा कि पलायन क्यों हो रहा है। तो एक तो वो पलायन के उसमें समझेगा कि या तो स्थानीय रोजगार की अनुपलब्धता, जिस स्थान पर लोग रह रहे हैं उसमें रोजगार की अनुपलब्धता है। संगोष्ठी का सारांश बता रहा हूं मैं आपको कि इस पे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, पर मैं इसकी प्रक्रिया बताऊंगा। तो क्षेत्रीय सम्मेलन के अंतर्गत क्षेत्रीय समस्याओं पर विचार किया जाता है। दूसरी समस्या क्या होती है कि या तो उस व्यवसाय का अभाव होगा, या कृषि भूमि पर अगर आधारित है व्यक्ति, केवल खेती पर ही जहाँ के लोग आधारित हैं, तो वहाँ अधिकांश मात्रा में पलायन देखा जाता है। जो मात्र जिनके पास छोटे रकबा है, छोटी भूमि है और उनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता है, जिस कारण से वो पलायन कर देते हैं। अब ये तो समस्या का मूलभूत कारण है कि ये दो कारण। अब समस्या का प्रभाव, अगर व्यक्ति पलायन करता है तो उसके परिवार पर पलायन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक प्रभाव ऐसा पड़ता है कि एक तो शासकीय योजनाओं से वो वंचित हो जाता है, क्योंकि पता चला कि पिता पलायन करके दूसरे राज्य में या दूसरी जगह जाकर के मजदूरी कर रहा है, तो मजदूरी करने के कारण वो लंबे समय तक मजदूरी करेगा। उसी दौरान शासकीय योजनाएं आई और उसी समय फॉर्म फिल करने थे शासकीय योजनाओं के, तो उस दौरान डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण अ, वो सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाता है। दूसरा दूसरा कारण ये है, जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं उनका समय पर सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। मान लो पिता कहीं पर मजदूरी करने गया है और पलायन का शिकार है, तो उसके कारण उसके परिवार में जो बीमारी संबंधी विपत्ति आई, तो उसके घर की महिला को इन सारी चीजों को फेस करना होता है, जिस कारण से उनके बच्चों का सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। शिक्षा भी पर्याप्त नहीं मिल पाती, क्योंकि समय पर उनके बच्चों की फीस इत्यादि नहीं भर पाती है। तो कई स्कूल ऐसे हैं जो उनको शिक्षा से वंचित कर देते हैं। एक, या आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो बच्चे भी वही स्थान पे मजदूरी करते हैं, पलायन का। तीसरा सबसे बड़ा दुष्प्रभाव, महिला के मन में एक असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। क्यों? उसका पति बाहर है और महिला के अंदर एक असुरक्षा का भाव ये नित्य रहता है कि क्या जाने कब क्या कौन सी घटना घट जाएगी, या फिर पारिवारिक पालन पोषण से संबंधित एक भय बना रहता है। तो ये पलायन का दुष्प्रभाव ही उसने अध्ययन किया, कारण किया। निराकरण निराकरण कैसे होगा, निराकरण पे विचार करेगा निष्कर्ष पर।
कि पलायन को, अगर हमें पलायन की समस्या से बाहर अगर किसी व्यक्ति को निकालना है और उस समस्या से जूझना है, तो हमें स्थानीय रोजगारों की स्थापना करना पड़ेगी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आदि की स्थापना करना पड़ेगी, शिक्षा पर्याप्त हो अथवा ऐसे केंद्रों की स्थापना करना पड़ेगी जिससे उसे सरकारी योजनाओं का लाभ प्रॉपर मिल सके। ये होते क्षेत्रीय सम्मेलन, क्षेत्रीय समस्याओं को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा जो प्रकार होता है वह होता है राष्ट्रीय सम्मेलन। तो राष्ट्रीय सम्मेलन जो होते हैं इसको हम बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसके विषय अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि अ, राष्ट्र से संबंधित धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनैतिक विषय हो सकते हैं। संस्कृति से संबंधित भी, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, और धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, शैक्षिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सांस्कृतिक विषय हो गए हैं। इन विषयों पर राष्ट्रीय सम्मेलनों में परिचर्चा होती है। राष्ट्र के मुद्दे हो गए, धर्म की परिचर्चाएं हो गई, जैसे कि पाषाण जिनालयों पर काम करना है, ये धार्मिक हो गया। राम मंदिर राम मंदिर के मुद्दों पर जो चर्चा हो रही है, ये धार्मिक भी हो जाएगी और राजनीतिक कॉन्फ्रेंस भी होगी इस पर, सामाजिक भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभी वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है तीर्थ क्षेत्रों पर अधिग्रहण का, चाहे वह शासन प्रशासन के द्वारा ही क्यों ना हो, वह जो मुद्दे चल रहे हैं इन राजनीतिक मुद्दों पर भी परिचर्चा राष्ट्रीय सम्मेलनों में की जाती है। कि इस पर जो वर्तमान में हम किसी समस्या विशेष का विरोध करने के लिए जब एक रैली इत्यादि का प्रयोजन भी करते हैं, उसमें संबोधित करते हैं, तो वह भी एक राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत आता है। तो जो वर्तमान के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर परिचर्चा करना, जैसे कि अभी झारखंड सरकार ने जैन तीर्थ सम्मेद शिखर पर उसको पर्यटक स्थल घोषित कर रहे हैं। तो उस मुद्दे पर लेकर के संपूर्ण भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा जैन समाज के सामाजिक संगठन उस पर परिचर्चा कर रहे हैं जगह जगह। तो ये एक प्रकार का राष्ट्रीय सम्मेलन भी का रूप में भी हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं, उस पर परिचर्चा कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट हम शासन प्रशासन प्रबंधन तक को दे सकते हैं। ये होता है राष्ट्रीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें मानवीय समस्याओं को, वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ नए उपागमों संबंधी समस्याओं पर चिंतन, जैसे कि अभी कोरोना महामारी आई, तो कोरोना महामारी पर राष्ट्रीय विचार हुए, राष्ट्रीय शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के मुद्दे आए, यूनेस्को आदि जो संगठन है, यूनो हो गया, यूनेस्को हो गया, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर परिचर्चा करते हैं। विश्व युद्ध हो गया, शांति सम्मेलन हो गया, विश्व धर्म सम्मेलन हो गया, ये सब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत आते हैं। तो इन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को परिचर्चा करना, भारतीय ज्ञान परंपरा, पाश्चात्य ज्ञान परंपरा, पाश्चात्य और भारतीय दर्शन का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, योग आदि पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, ये सभी विचार जो है ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त और भी अन्य विषय इस पर निर्धारित हो सकते हैं, जिस पर हम परिचर्चा कर सकते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं, ये हो गए तीन प्रकार के सम्मेलन, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। तो इन प्रकार के तीनों प्रकार के सम्मेलनों को आपने जाना, क्षेत्रीय में क्षेत्र के, राष्ट्रीय में राष्ट्र के, अंतरराष्ट्रीय में अंतरराष्ट्रीय, अंतः संबंधीय, अंतर संबंधीय, जितने प्रकार के विषय होंगे ये सभी विषय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विचारणीय होते हैं और उन पर विचार किया जाता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं और उन सम्मेलनों में हम परिचर्चा करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन क्या है, किस प्रकार के हैं, ये सब हमें करना होता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के विषय में वार्ता हमने की कि जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है उन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में हम अगर देखते हैं
अब हमें इनके उद्देश्यों को समझना है। सम्मेलन का उद्देश्य समूह के व्यक्तियों के ज्ञान, अनुभव, विचार, भावनाओं एवं राय अर्थात उनके परामर्श के आधार पर एक समान उद्देश्य के लिए सलाह, परामर्श, परिचर्चा, परिचर्या, अनुचिंतन करना मुख्य इसका उद्देश्य होता है। यह एक प्रकार की सभा होती है जहां सदस्य अपने ज्ञान का संग्रहण प्रस्तुत विषय से प्रस्तावित विषय से संबंधित सूचनाओं पर अपने विचार, अपने दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करते हैं। सदस्य अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं पर विचार करते हैं। समूह को सम्मेलन का उद्देश्य ये निर्धारित करना होता है कि हम किस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें हमें सम्मेलन की जो हम मैपिंग करते हैं उसकी हम एक दिन आपको फॉर्मेटिंग बताएंगे कि किस प्रकार के फॉर्मेटिंग में हमें सम्मेलन के, संगोष्ठी के, कार्यशाला के फॉर्मेट किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। इस विषय पर हम आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हमें कौन कौन से मूल तत्व इसमें आवश्यक होते हैं। कॉन्फ्रेंस का फ्लैग कैसे बनेगा, कॉन्फ्रेंस का फोल्डर कैसे बनेगा, अथवा कार्यशाला का फोल्डर में क्या क्या आवश्यकताएं होंगी और उनके उद्देश्य क्या होंगे, ये क्रम से हम उसको जानेंगे अगले वीडियो में और अगली कक्षाओं में। सम्मेलन की प्रक्रिया को हम समझें कि सम्मेलन की प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हो सकते हैं, तो मुख्य रूप से हम समझें कि एक तो इसमें मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। सम्मेलन में 4 चरण होते हैं। एक प्रारंभिक चरण होता है, एक परिचर्चा नाम का चरण होता है, एक समाधान चरण होता है और एक निष्कर्ष चरण होता है। इन 4 चरणों से हमें सम्मेलन में उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। अब देखें कि प्रारंभिक चरण में क्या क्या होता है, जिसमें सभा अध्यक्ष सभा के विषय, समस्या, उद्देश्य के बारे में संपूर्ण सदन को अवगत कराता है। सभा अध्यक्ष सभा के विषय, समस्या, उद्देश्य आदि के बारे में बताता है तथा सम्मेलन की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है। इसके बाद परिचर्या, उसका परिचय शुरू होता है। दूसरा चरण जो आता है वो आता है परिचर्चा का। तो इस प्रथम प्रश्न पूरे समूह के पश्चात इसमें क्या करते हैं, परिचर्चा में एक दूसरे से प्रश्नोत्तर होते हैं और प्रश्नोत्तरात्मक शैली के माध्यम से परिचर्चा होती है, जिसमें प्रथम प्रश्न पूरे समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जब समूह के सदस्य उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तो परिचर्चा की कार्यवाही शुरू हो जाती है। आप लोगों ने शायद देखा होगा संसद में एक प्रश्नकाल होते हैं। जो प्रश्नकाल होता है संसद में सांसदों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से जो प्रश्नकाल होता है, तो बस वैसे ही प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर पक्ष विपक्ष के माध्यम से दिए जाते हैं। तो परिचर्चा की कार्यवाही वैसे शुरू हो जाती है, कोई भी सदस्य इसका उत्तर दे सकता है। सम्मेलन में यदि परिचर्चा समाप्त प्रतीत होती है तो सभा अध्यक्ष प्रस्तुत कर सदस्यों को अधिक विचार विमर्श के लिए प्रेरित करता है कि इस पर और विचार होना चाहिए। जैसे सदन का रूप होता है संसद का, एक सभापति होता है, सभापति उसका मेन कंडक्टर होता है और मुख्य वह होता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें सभा अध्यक्ष जो सम्मेलन का अध्यक्ष होता है। फिर इसके बाद बात आती है समापन की। तो सम्मेलन के समापन पर सभा अध्यक्ष मुख्य बिंदुओं का संक्षिप्तीकरण कर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है और विशिष्ट सुझाव भी देता है। और सम्मेलन की बात की स्थिति क्या होती है कि इसमें निष्कर्ष की प्रति सभी सहभागियों को सभाध्यक्ष द्वारा दी जाती है कि इसमें क्या क्या निष्कर्ष आए। एक प्रकार का जो मंथन आया, उस मंथन का अमृत सब तक वितरित होता है। सम्मेलन के बाद सभा के मंथन का अमृत सभी को वितरित किया जाता है। इस प्रकार से इस सम्मेलन की परिभाषा थी, प्रकार थे
और प्रक्रिया थी। अब हम बात करते हैं लाभ पर, कि सम्मेलन करने कराने का क्या औचित्य है, क्या अनौचित्य है, लाभ क्या है। इस पर हम चर्चा करेंगे आप सबसे। तो सम्मेलन के द्वारा एक तो आपसी सहभागिता के द्वारा समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाए। सम्मेलन में आपसी सहभागिता के द्वारा समस्या का समाधान खोजा जाता है। तो हम इसको अगर ऐसा समझें कि सम्मेलन में आपसी तालमेल बैठाया जाता है, सहभागिता सबकी होती है, और प्रश्न प्रति प्रश्न, उत्तर प्रति उत्तर के माध्यम से एक समस्या का समाधान जिससे निकाला जाता है, वह सम्मेलन का मुख्य लाभ होता है। दूसरे लाभ की हम चर्चा करें तो इसमें विषय विशेषज्ञों एवं विद्वानों के विचारों का, शोधार्थियों को विचारों को समझने का, संवाद करने का अवसर शोधार्थियों को मिलता है। और शोधार्थियों को सबसे बड़ा लाभ सम्मेलन का यह होता है कि इसमें बहुत सारे विषयों के विशेषज्ञों का और विद्वानों का, उनके विचारों का और उनके संवाद शैली का साक्षात परिचय, साक्षात्कार हम कहें, वह उनको मिलता है। एक तो उन विद्वानों का दर्शन मिलता है, उनके ज्ञान का दर्शन मिलता है, उनके विचारों का ज्ञान मिलता है, और उनके जीवन शैली से भी हम, कार्य शैली से भी हम परिचित होते हैं। तो इसमें दर्शन, ज्ञान और उनकी जीवन शैली, इन तीनों का ज्ञान हमें सम्मेलन से साक्षात उन शोधार्थियों को प्राप्त हो जाता है। तीसरा लाभ ये होता है कि जब व्यक्ति के अंदर वो दर्शन अर्थात दृष्टि मिल जाए, ज्ञान मिल जाए और जीवन शैली और उनकी अभिव्यक्ति की शैली मिल जाए, तो उनके लिए नए नए अध्ययनों का मार्ग खुलता है, नए नए तरीकों का मार्ग खुलता है, और उनके स्किल में अर्थात कौशल में दक्षता आती है। शोधार्थियों का कौशल विकास होता है, कौशल उन्नयन होता है, कौशल का वह कहते हैं कि समीचीन विकास करने की ओर शोधार्थी अग्रसर हो जाता है कि हमें ऐसा कार्य करना है। एक प्रेरणा मिलती है सम्मेलन के माध्यम से शोधार्थियों को अध्ययन के साथ साथ नए तरीके, नए कौशल, नया ज्ञान, नई दृष्टि, नए दृष्टिकोण, और उन दृष्टियों के साथ साथ उनके अंदर लेखन की क्षमता का विकास भी सम्मेलन के माध्यम से, उनकी वक्तृत्व क्षमता, बोलने की क्षमता, बोलने की शैली, शब्दकोश, शब्द भंडार में वृद्धि अवश्य में होती ही है। सम्मेलन में दूसरी चीज, सम्मेलन में शोधार्थियों का, विद्वानों का, विशेषज्ञों का और श्रोताओं के संयम का विकास होता है। क्योंकि उसमें जब विचार विमर्श होता है, संवाद परिसंवाद होता है, तो निश्चित है कि गर्मा गर्मी तो होती है। सम्मेलन में गर्मा गर्मी तो होगी, लेकिन पूरे संयम के साथ, पूरे नियंत्रण के साथ, शब्दों का नियंत्रण, वाणी का नियंत्रण, ये इसके माध्यम से उसमें आपके अंदर एक ऐसा विश्वास जागृत होता है कि जैसे हम वाद विवाद होता है तो ऐसा लगता है इसकी लड़ाइयाँ हो रही है, लेकिन विद्वान लड़ाई नहीं करते। विद्वानों के अंदर, विशेषज्ञों के अंदर वाणी का संयम होता है, ठहर होता है। जब आप दूसरे विद्वान को सुना सकते हैं तो दूसरे विद्वान के सुनने की क्षमता का विकास अगर होता है तो सम्मेलन से होता है। जब आप दूसरे विद्वान को सुनेंगे तो निश्चित है कि आपको, जब आप सुना सकते हैं दूसरे विद्वान को, तो उसको सुनने की क्षमता का विकास आपके अंदर होना चाहिए। बताइए मैंने सही कहा कि नहीं कहा? शिवनारायण वर्मा जी, जी सर। सही बोल रहा हूँ? जब आप किसी को सुना सकते हैं तो सुनने की क्षमता का बिल्कुल सर। विकास सम्मेलन से ही होगा। ठीक है, जी सर, जी सर। बहुत जी बढ़िया। सर। इसमें धैर्य के गुण का विकास होता है, और कार्य कुशलता, अपनी बात को कुशलता से कह देना,
निर्विवाद बाहर आ जाना, ये इन गुणों का विकास सम्मेलन से ही संभव है। सहनशीलता, होता क्या है कि जब आमतौर पर हम किसी धर्म पर, किसी संस्कृति पर, किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो गर्मा गर्मी हो जाती कि नहीं होती शिवनारायण जी? शिवनारायण वर्मा जी, जी सर। कविता जी, जब हम आपस जी में किसी भैया। विषय पर चर्चा करते हैं तो गर्मा गर्मी नहीं हो जाती? विषय में ऐसा लगता है जैसे जी बहस कर बिल्कुल रहे होती है होते हैं। सर। हाँ, जी कभी हो कभी तो जाती लड़ाई की भी नौबत आ जाती है सर। किसकी नौबत? लड़ाई जैसी स्थिति आ जाती है सर। हाँ, लेकिन अब देखिएगा, सम्मेलन से एक तो धैर्य उत्पन्न होता है, संयम उत्पन्न होता है, साथ में सहनशीलता का भी जन्म होता है। जब हम देखते हैं कि दो विद्वान, एक सी बुद्धि के धारी विद्वान जब आपस में चर्चा करते हैं तो उनकी चर्चा करने का स्तर क्या होता है, वो स्तर देख करके हमारे मन मस्तिष्क में एक चिंतन आता है कि देखो, इतना बड़ा विद्वान, और इन लोगों में बहस नहीं होती, चर्चा नहीं होती। हाँ, जब मंच पर होंगे, उस चर्चा में होंगे, तो ऐसा लगेगा कि मानो ये लड़ने ही वाले हों। लेकिन जब कक्ष में होंगे, जब मंच के नीचे होंगे, तो दोनों में एकता का भास मिलता है, दोनों में समान भाव का भाव से, वही उसी समान भाव से मिलते हैं। तो ये इस क्षमता का विकास, सहनशीलता का विकास अगर करना है तो सम्मेलन करो, और सम्मेलन से ही विकास होगा। चौथा लाभ होता है कि सम्मेलन से पारस्परिक विचार विमर्श तो होता है, तर्क वितर्क की क्षमता जागृत होती है, अनुसंधान संबंधी समस्याओं का निराकरण भी होता है, और समस्त पक्षों को स्पष्ट रूप से उनका निरूपण करना भी सम्मेलन से संभव होता है। तो इस प्रकार हमने आज सम्मेलन के विषय में ये जाना कि सम्मेलन विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों का, विशिष्ट प्रकार के अनुसंधाताओं का, विशेषज्ञों का समूह होता है, जिसमें अनुसंधान के बारे में गहन विचार विमर्श करके समस्त पहेलियों का विचार किया जाता है, निष्कर्षों पर विमर्श होता है, समस्या का निराकरण होता है। ये जाना, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो उनका संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है। सम्मेलन तीन प्रकार के, क्षेत्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। सम्मेलन की प्रक्रिया में देखें तो सभाध्यक्ष की आवश्यकता होती है, परिचर्चा करने के लिए विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, और समापन में भी विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। ये सम्मेलन की प्रक्रिया की बात बता रहा हूँ। प्रारंभिक प्रक्रिया में सभापति, सभाध्यक्ष उद्देश्यों को विषयों से अवगत कराते हैं सभा के लिए। परिचर्चा, एक दूसरे से प्रश्न को सभापति प्रश्न छेड़ते हैं और उन प्रश्नों पर एक दूसरे से परिचर्चा होना प्रारंभ हो जाती है। फिर समापन पर जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर विचार होता है, निष्कर्ष, उसका निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। सम्मेलन के लाभ मैंने आपको बताए कि सम्मेलन के लाभ किस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से हमने आज सम्मेलन के विषय में जाना कि सम्मेलन क्या होता है, सम्मेलन के लाभ क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, और परिभाषा को समझा। आप लोगों को ये विषय समझ में आया कि नहीं आया? जी आ सर गया बिल्कुल भैया। तो ठीक है, सम्मेलन आज करेंगे कि नहीं करेंगे? जी सर। करेंगे लेकिन समय नहीं होता सम्मेलन है। अटेंड भी करना है, अगर कहीं कॉन्फ्रेंस हो तो आप लोग अटेंड जरूर करें, उससे आपके बुद्धि का, धैर्य का विकास होगा। ठीक है ना? आप लोगों को पूरे जितने भी शोधार्थी हैं, समस्त शोधार्थियों के लिए पूरे पीएचडी के काल में जो आपका अध्ययन काल रहेगा, शोध काल रहेगा, शोध का समय रहता है, उस समय में आपको सम्मेलन करना अनिवार्य है। कम से कम नहीं हो तो पूरे सम्मेलन में, पूरे शोध काल में आपको दो सम्मेलन, दो सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ये अटेंड करना अनिवार्य है। तब आपकी डिग्री, आपको अवार्ड होती है। और आपको रिसर्च पेपर लिखना भी अनिवार्य होता है कि पूरे शोध काल में आपको एक वर्ष में दो, और रिसर्च पेपर तो आपको सबमिट करना ही है। 3 वर्ष में कम से कम 6, अधिकतम आप कितने भी कर लें, तो आपको 6 रिसर्च पेपर और आपके कम से कम 6 कॉन्फ्रेंस, संगोष्ठियाँ, आपकी कार्यशालाएं, 2 कार्यशालाएं, 2 सम्मेलन, 2 संगोष्ठियाँ, जो सेमिनार, ये होना अनिवार्य है।
तो ये आपको आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपके लिए ये माहिती आवश्यकता है। कहीं पर सम्मेलन हो, किसी विश्वविद्यालय में सम्मेलन हो रहे हो, तो आप लोग जरूर अटेंड करें। ये मेरा व्यक्तिगत परामर्श है, क्योंकि इसके आधार पर शोधार्थियों के लिए 5 पॉइंट सर्टिफिकेट बनता है, जिसमें ये चीजें देखी जाती हैं। आपसे एक फॉर्मेट विश्वविद्यालय यूजीसी आपसे करवाता है, जिसमें आपकी रिपोर्ट होती है कि आपने कितने सम्मेलन किए, और प्रत्येक वर्ष की रिपोर्ट आपको सबमिट करना होती है। तो एक वर्ष में आपके सर एक प्रश्न था क्या सर एक प्रश्न था अगर जो मैंने कोर्स जब से ज्वाइन किया, अगर उसके पहले मैंने सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, तो वो सर्टिफिकेट क्या उसमें मान्य होंगी, या फिर सर कार्यकाल के दौरान ही? कार्यकाल के दौरान जो आप अटेंड करेंगे वो मान्य होंगे, उसके पहले का कोई मूल्य नहीं। लेकिन हाँ, आपके सीवी के लिए ठीक है, लेकिन यूजीसी और पीएचडी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपके लिए वो मान्य नहीं होंगे। आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपके पीएचडी अवार्डेशन तक, शोधार्थियों के अवार्डेशन तक जो भी आप सम्मेलन करेंगे, उन सम्मेलनों का मूल्य है, कॉन्फ्रेंस का मूल्य है, अथवा रिसर्च पेपर, आपको अपने विषय से संबंधित रिसर्च पेपर लिखना है। आपका जो टॉपिक तय करेंगे, उस टॉपिक से संबंधित आपका रिसर्च पेपर होना अनिवार्य है। एक वर्ष में 2, दूसरे वर्ष में 2, तीसरे वर्ष में 2, ऐसे 6, 3 साल में आपको 6 रिसर्च पेपर लिखना है। ठीक है ना? तो ये आप लोग अपना लेखन कार्य प्रारंभ करते हैं। दूसरी चीज पे एक परामर्श और दूंगा कि आप जितने भी शोधार्थी हों, भारत देश के जितने भी विश्वविद्यालय हों, उन विश्वविद्यालयों में जो भी शोधार्थी पढ़ रहे हैं, वो अपने संबंधित टॉपिक से संबंधित साहित्य को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दें, ताकि आपका समय पर लिटरेचर रिव्यू होता है। इसमें आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसमें आपका जितना रिसर्च हुआ है उसके पूर्व इस विषय पर कितने कितने शोध हो चुके हैं, और अभी वर्तमान में कितने हुए हैं, और आपके पास उससे संबंधित साहित्य क्या है, ये आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना होती है कोर्स वर्क के दौरान। उसका एक पेपर होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, जिसमें आप ये प्रोजेक्ट फाइल जमा करते हैं, प्रपोजल, फिर उसके बाद में सिनॉप्सिस जमा होगी। सिनॉप्सिस बनाना है आपको इसी रिसर्च प्रपोजल के दौरान। तो इस प्रकार से आपको ये कार्य करना है। और जो भी विश्वविद्यालय में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो पढ़ रहे हैं, उन समस्त शोधार्थियों के लिए मेरा व्यक्तिगत परामर्श है कि आप अगर समय से पीएचडी करना चाहते हैं, तो अपने शोध निर्देशक के संपर्क में रहें और निरंतर सतत वर्क करते रहें, और एक दिनचर्या बना करके चलें। ठीक है ना? चलते हैं साहब, आज के लिए इतनी कक्षा पर्याप्त है। आगे की कक्षाओं में हम आपके लिए समझाएंगे सिंपोजियम क्या होता है, परिसंवाद, परिचर्चा क्या होती है। इस विषय में हम अगली कक्षाओं में आपको बतलाएंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सर मैं रोज आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब का आपका वीडियो देखता हूँ सर, क्योंकि मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मुझे हर समय वक्त नहीं मिल पाता है ठीक है, कि मैं आपसे इंटरेक्ट करूँ। ठीक ठीक। इसके लिए सर माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप लोग क्या करें, वीडियो जो है ना, उन वीडियो को देखें आप। ठीक है ना? उससे आपको, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक बहुत अच्छा शोधार्थी होता है और वह शोध कर सकता है। ठीक है ना? इसलिए आप लोग निरंतर ये वीडियो देखते रहें, और आगे भी जो भी आपके मित्र हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी आप गाइड करें। ठीक है? और जो भी जी सर। समस्याएं हों, आप लोग मेरे व्यक्तिगत नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। उन समस्याओं का निराकरण में अपनी बुद्धि के आधार पर आपको अवश्य करूंगा, अवश्य दूंगा। और आपकी शोध यात्रा को बहुत सरल, सहज बनाने के लिए मैं निरंतर आपके लिए तत्पर खड़ा रहूंगा। ठीक है ना? नमस्कार। जी, नमस्कार सर। आपको समझ में आ रहा है ये सारी चीजें, शैली समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? जी आ बिल्कुल। रही है भैया। ठीक है। भैया शिवनारायण रिसर्च जी, पेपर कैसे लिखना शिवनारायण जी, लिखना जी सर। शैली समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। एक मेरी एक शब्द समझ मातृभाषा में हिंदी आता है। कि नहीं आता है? जी सर, मेरी मातृभाषा हिंदी है, मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ सर।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आपकी मातृभाषा हिंदी है। नमस्कार। जी नमस्कार।